भाजपा का मैं आज की डेट में एक अनुशासित सिपाही हूँ। अब 2011 में अगर मैं तिलक लगाता था, आपने कहा कि लोग आरएसएस का कहते थे, मैं 2011 में तिलक लगाता था, अगर तो हिंदू हूँ, था, वहाँ भी था, यहाँ पे भी हूँ, और उस बात पे मुझे गर्व है। जुनैद हाशमी, आप ये जानना चाहते हैं क्या हुआ? वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि जो हुआ वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मालूम है। डू आई नॉट हैव अ राइट टू हैव अ नैरेटिव फॉर माई जम्मू एंड कश्मीर? या ये राइट जो है एक्सक्लूसिवली एक ही संभाग के पास है? ओनली कश्मीर कैन हैव अ नैरेटिव ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कैन नॉट हैव अ नैरेटिव ऑन जम्मू एंड कश्मीर। कि भैया तुम जब बात करो तो तुम फिरका परस्त हो, जब कश्मीर से कोई बात करे तो वो फिरका परस्त नहीं है। जब मैं जम्मू से बात करूं तो आप कहो कि नहीं साहब ये तो एक जगह की बात है, जब वहां से बात हो तो आप कहते नहीं ये पूरे जम्मू कश्मीर की है। अच्छा, मैं बात करूं तो वो इंक्लूसिव नहीं है, जब वो बात करे तो वो इंक्लूसिव है। कोई एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे वो अलग बात है। आपने तो 15 नैरेटिव दिए, लेकिन कोई लिखा तो नहीं है ना पट्टा कि नहीं साहब जो भी जम्मू कश्मीर का नैरेटिव होगा वो कश्मीर से ही आएगा, जम्मू से जब नैरेटिव आएगा नहीं ये तो है ही नहीं, वो कैसे हो सकता है? वो क्या है? और मैं आप फिरका परस्ती की बात करते हैं तो फिरका परस्ती कौन सी हुई? ये हुई या वो हुई? पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि राणा साहब रहने वाले तो डोडा के हैं, डोडा में भी मरमत के रहने वाले हैं, सड़कें अभी तक वहाँ नहीं पहुँची, बड़ा बुरा हाल है उस इलाके का। वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने भी जब चुनाव लड़ना था, इलेक्शन लड़ना था तो नगरोटा चुना, आप भी अपने इलाके में वापस नहीं आए। पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान और इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा मेरे साथ हैं। जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर इन्होंने आवाज़ तब पहली बार बुलंद की जब डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये एक मेमोरेंडम लेकर गए। उस मेमोरेंडम के बाद सियासी उठापटक हुई और उसी सियासी उठापटक का बताते हैं कि नतीजा है कि देवेंद्र सिंह राणा इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। क्या यही वजह है या कोई और बात? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं देवेंद्र सिंह राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये सब है गुस्ताखी, लेकिन मैं एक बात करेक्ट करना चाहता हूँ। जम्मू डिक्लेरेशन का जो ऐवान हुआ वो पहली मर्तबा मैंने थन्ना मंडी में शादरा शरीफ के से दर्शन करने के बाद वहाँ जिस वक्त जलसा किया, वहाँ मैंने जम्मू डिक्लेरेशन की बात की और जम्मू डिक्लेरेशन के कॉन्टूर्स वहाँ से शुरू हुए। जब मैं यहाँ आया इधर इलेक्शन कमीशन के सामने, मैंने जो मेमोरेंडम दिया उस पे आपको मालूम ही है कि कितना विरोधाभास हुआ और वो बना। लेकिन जम्मू डिक्लेरेशन की शुरुआत कोई पिछले 1.5 साल से हुई है और जम्मू डिक्लेरेशन की आवाज़ जो है वो मैं बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी उठाता रहा और आज भी उसी पे कायम हूँ कि जम्मू संभाग को उसका हक मिलना चाहिए। राणा साहब, आपने बात थाना मंडी की और ख़ुद कहा आपने कि आपने जम्मू डिक्लेरेशन की बात पहली बार थाना मंडी राजौरी में की, तो इसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशंस क्या है? क्या बताने की कोशिश कर रहे थे आप जब आप थाना मंडी में जम्मू की आवाज़ लगा रहे थे? देखिए, पहले तो मैं ये आपको वाजे कर दूं कि मेरी एक कोशिश है कि एक सांझी आवाज़ इस बहुरंगी जम्मू से निकले। जब हम जम्मू की बात करते हैं तो कुछ लोग जो हैं जो बड़ी तंग नज़री से इसको देखते हैं, वो इसको चाहते हैं कन्फाइन करना जम्मू सिटी तक, या कहते हैं 2.5 डिस्ट्रिक्ट्स। हमारे लिए जम्मू जब की बात होती है तो जम्मू है वो बहुरंगी जम्मू, जो लखनपुर से शुरू होता है बानिहाल तक, जो पुंछ से शुरू होता है मड़वा तक। और इस जम्मू आज जम्मू संभाग जो है पूरे जम्मू कश्मीर में एक वाहिद ऐसा संभाग है जिसमें हर वर्ग के लोग, हर ज़ुबान को बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर ज़ात के लोग हैं, हर बोली बोलने वाले हैं। यहाँ डोगरी बोली जाती है, यहाँ गोजरी बोली जाती है, यहाँ पहाड़ी बोली जाती है, यहाँ पोगली बोली जाती है, यहाँ गलियानी बोली जाती है, यहाँ सराजी बोली जाती है, यहाँ बजराई बोली जाती है, यहाँ किश्तवाड़ी बोली जाती है और यहाँ पे कश्मीरी भी बोली जाती है। और यहाँ पे यही एक बहुरंगी समाज है जम्मू कश्मीर का। और हमारी ये कोशिश है कि हर वर्ग, हर इलाके के जम्मू संभाग के लोगों को साथ लेकर एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव जम्मू से निकले जो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर के लिए हो, ताकि जम्मू कश्मीर मजबूत हो। और जम्मू कश्मीर मजबूत होता है तो भारत मजबूत होता है। और जम्मू को
जो एक सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है और एलिनेशन है कि हमें हमारा हक नहीं मिला, उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। सियासी तौर पे बराबरी होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब तक सियासी तौर पे बराबरी ना हो तो तब तक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जम्मू आगे नहीं हो सकता। इकनॉमिकली, यहाँ आपको और कल्चरली एम्पावर करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको रोककर, जम्मू जब आप बार बार कहते हैं तो आम डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ में रहने वाला वो जो आम आदमी है वो कहता है कि भाई ये जम्मू की बात कर रहे हैं तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जिस जम्मू की बात ये करते हैं वहाँ तो सड़कें भी हैं, वहाँ तो बिजली का निज़ाम भी ठीक है। क्या ये जम्मू में डोडा, राजौरी, पुंछ, रियासी, सांबा के इंटीरियर एरियाज़, कठुआ से आप वो आगे चले जाएं, बसोली, बन्नी, इन इलाकों में जब आप जाते हैं तो असली पसमानदगी आपको वहाँ पर नज़र आती है। क्या जम्मू आपकी नज़र में क्या है वो आम जो ये सभी लोग हैं समझना चाहते हैं? जम्मू सूबा की बात हो रही है, उसमें पुंछ भी है, राजौरी भी है, डोडा भी है, किश्तवाड़ भी है, डिस्ट्रिक्ट रामबन भी है, उधमपुर भी है, रियासी भी है, सांबा भी है, कठुआ भी है और जम्मू भी है। क्योंकि नाम इसका जम्मू है तो जम्मू संभाग की बात है। और जब जम्मू संभाग की बात हो रही है तो उसमें लाजिम है कि हर इलाका जो जम्मू संभाग का है उसको हमारी कोशिश है कि एक तो इक्विटेबल एम्पावरमेंट हो और इक्विटेबल शेयर हो इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एंड कल्चरल एम्पावरमेंट, और ये सभी लोगों को उनका हक मिले। और पूरे जम्मू कश्मीर का नैरेटिव जो है इन सब की राय के साथ, चूँकि यही तो एक, अब माफ़ करेंगे, कश्मीर में आपको मालूम है कि मेरी ज़ाती बड़ी दोस्ती, और मैं ये मानता हूँ कि कश्मीरी मुसलमान जो है वो हमारा एक बड़ा अहम हिस्सा है, और कश्मीरी मुसलमान जो है वो मेरे बड़े बेहतरीन दोस्त भी हैं, आप जानते हैं, ज़ाती तौर पे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली 90 के बाद हालात ये बन गए हैं कि कश्मीर संभाग में एक ही मज़हब के लोग ज़्यादा हैं और दूसरे लोग जो हैं वो अक्सरियत में नहीं हैं। आज तकरीबन 95% लोग एक ही मज़हब के। लेकिन जम्मू है जिसमें हर किस्म के लोग, और जम्मू ने हमेशा हर एक के लिए दरवाज़ा खोला। मैं आपका ही बयान सुन रहा था जहां आपने कहा कि 47 हो, फिर 90s हो, फिर और लोग विस्थापित होकर जब भी आए तो जम्मू संभाग ने हमेशा, और जम्मू संभाग ने, सिर्फ जम्मू शहर ने नहीं, जम्मू संभाग ने, और हमेशा भाईचारे की लौ जो है जम्मू कश्मीर में अगर सही मायने में कहीं है तो वो जम्मू संभाग में आपको दिखेगी। आप डोडा चले जाइए, आप राजौरी चले जाइए, आप किश्तवाड़ चले जाइए, आप पुंछ राजौरी चले जाइए, जम्मू शहर को देख लीजिए, आप कहीं पे भी चले जाए, सही मायने में अगर जो भाईचारे की मिसाल है आपको यहाँ मिलेगी। जो को एग्जिस्टेंस अमंग डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो भारत की एक खूबसूरती है, वो आपको जम्मू संभाग में मिलेगी। तो जम्मू संभाग अगर एक आवाज़ निकालता है तो मैं ये समझता हूँ वो आवाज़ जो है वो जम्मू कश्मीर को मजबूत करेगी, वो आवाज़ जो है वो जम्मू कश्मीर को भारत का जो ताज में जो चमक है वो लाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू को उसका हक मिलना चाहिए। मैंने जब वो आपने जिक्र किया उस मेमोरेंडम का, अगर आप उस मेमोरेंडम को पढ़ें तो उसमें एक लाइन थी जिस पे काफ़ी एतराज़ लोगों को हुआ। उसमें लिखा है कि जम्मू मस्ट गेट इट्स ड्यू, जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए। उसमें बड़ा विरोधाभास हुआ, आपने पढ़ा होगा, लेख भी लिखे बड़े बड़े अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में कश्मीर से लेख गए जिसमें कहा कि ये कौन सी बात कर रहा है। बात मैं वो कर रहा हूँ जो जम्मू के लोग चाहते हैं, जो जम्मू के लोग पिछले 70 साल से दिल से चाहते हैं। जब मैं जम्मू की बात करता हूँ, जम्मू संभाग की मैं बात करता हूँ, उन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए और उनकी आवाज़ की अक्कासी करना मेरा आज की डेट में एक मिशन है और उस मिशन पे मैं कायम हूँ। जैसे आपने कहा कि उनकी आवाज़ की अक्कासी करना आपका मिशन है, जिस पॉलिटिकल पार्टी, जिस राजनीतिक दल से ये पॉलिटिकल नैरेटिव लेकर आप चल पड़े हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी भी मुसलमानों के बीच में बहुत कम है। और उसके बाद जो टेलीविज़न चैनलों के ऊपर जो जिस तरह का तमाशा होता है या सोशल मीडिया के ऊपर जो तस्वीरें आती हैं, वो उन मुसलमानों को भी जो भारतीय जनता पार्टी के करीब आना चाहते हैं और उनको पीछे धकेलते हैं। राणा साहब, आपकी इमेज और आपकी जो छवि है वो लोगों के बीच में एक ऐसे नेता की है जो सभी धर्मों के, सभी समुदायों के को एक्सेप्टेबल है। आप डोडा जाते हैं तो आपका घर है, वहाँ लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। राजौरी, पुंछ में भी इसी तरीके से लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं।
क्या आपके लिए, आपको क्या लगता है कि जिस पॉलिटिकल नैरेटिव को लेकर आप चले हैं, क्या ये पॉलिटिकल नैरेटिव आप बेच पाएंगे उन तमाम इलाकों में जिन इलाकों में पसमानदगी है, जिन इलाकों में हर तरह की दिक्कत और परेशानी है? उस परेशानी से वो बाहर भी निकलना चाहते हैं मगर अक़लियत और अक्सरियत के उस झोल में फंसकर नहीं निकल पाते। कैसे आप इस पॉलिटिकल नैरेटिव को लेकर वहां जाएंगे? और क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जिसमें अनुशासन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको लगता है कि इतने अनुशासन वाली पार्टी आपको इतनी आज़ादी देगी? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं एक अनुशासित सिपाही हूं। जहां पे भी रहा मैं एक सियासी सिपाही हूं। भाजपा का मैं आज की डेट में एक अनुशासित सिपाही हूं और जो भाजपा की लाइन और दिशा होगी उसमें बिल्कुल एक सिपाही की तरह खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी था, कई बातें आपको मालूम है वर्किंग कमेटी में भी हुई, कोर ग्रुप में भी हुई, लेकिन हमने कभी मीडिया के सामने बात नहीं की क्योंकि पार्टी के अंदर जो बात होती है वो बाहर नहीं की जाती। जहाँ तक आपने सवाल किया कि मुसलमानों को है, बात यह है कि बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो मौक़िफ़ है वो है सबका साथ सबका विकास, और सबको साथ लेके चलना, हर वर्ग को साथ लेके चलना एक बीजेपी का मिशन है। आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर आप बीजेपी का पढ़ें, सारा एजेंडा पढ़ें, उसमें यह है कि हर वर्ग को, भारत के हर वर्ग को, हर आदमी को साथ लेके चलना जो है वो ये जो कहना कि नहीं जी मुसलमान को नहीं चलाना चाहते, ये गलत है, ये गलत तासुर दिया जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल जाहिर है कि हम लोग चाहते हैं, भाजपा का ये सोच है, और आपने देखा कि यहाँ माननीय अमित शाह साहब आए थे, उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जम्मू के साथ कोई बेइंसाफ़ी नहीं होगी, जम्मू सूबा के साथ, और कश्मीर को अपना हक मिलेगा, लेकिन जम्मू के साथ भी कोई बेइंसाफ़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो है पहाड़ी भी बन सकता है, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। तो इसलिए भाजपा जो है वो ये चाहती है कि हर आदमी, हर शख्स जो भारतीय है उसको पॉलिटिकली एम्पावर किया जाए, डेमोक्रेटिकली एम्पावर किया जाए, और वो इक्विटेबल शेयर होल्डर हो इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्टोरी जो अनलीश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। और उस स्टोरी में आपने उस स्टोरी में हम सबको मिलाना चाहते हैं, हर एक इंसान को मिलाना चाहते हैं, और अगर किसी को कोई खदशात है तो उनसे बात की जा सकती है, खदशात को दूर किया जा सकता है। हाँ, आपने कहा पार्टी जिस तरह हुक्म करेगी उसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन मैं जो समझ अभी मुझे पार्टी की है, पार्टी सबका साथ सबका विकास में यकीन रखती है। और पार्टी ने, आप देखिए, अब ये गुजर बकरवाल तबका है जो फॉरेन राइट एक्ट लाया, ये गुजर बकरवाल जो हमारे यहाँ रहते हैं वो सारे तो मुसलमान ही हैं ना, तो उनके लिए बेहतरी के लिए जो ये लाया, ये कुछ ऐसे नेतागण हैं जो चाहते हैं कि ये हिंदू और मुसलमान के बीच में यहाँ तनाव बना रहे। हमें कोशिश ये करनी चाहिए यहाँ तनाव नहीं, यहाँ भाईचारा बने, नेशनल इंटरेस्ट को मजबूत करें, हम जम्मू कश्मीर को मजबूत करें, और वो फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ें, आपस में हम ना आपस में लड़ें, उन फोर्सेस और उन ताकतों के साथ लड़ें और उनको शिकस्त दें जो कि भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं और टेररिज्म जो है उसको शिकस्त दें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब इकट्ठे होकर उन ताकतों के खिलाफ लड़ें। ये उन ताकतों के जो अलंबरदार हैं वो ये चाहते हैं कि आपस में मतभेद हो, भाजपा नहीं। भाजपा चाहती है सबको लेकर देश का विकास हो, सबको लेकर जम्मू कश्मीर का विकास हो। भाजपा चाहती है यहाँ के नौजवान को जम्मू भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनाएं। ये तो आपकी नाना साहब बात बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, बहस्ते एक शख्स देवेंद्र सिंह राणा, डोडा अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, वहाँ आप जाएंगे इस पॉलिटिकल नैरेटिव को लेकर, रजौरी, पुंछ, इन इलाकों में जब जाएंगे, क्या आप ये बात मानते हैं कि मुश्किल है इस पॉलिटिकल नैरेटिव को लोगों के बीच में बेचना, मगर कौन सी ऐसी शेप आप देंगे जिससे कम से कम इस पॉलिटिकल नैरेटिव की अंडरस्टैंडिंग वहाँ के आम आदमी को आप करा? देखिए, मेरी बात सुनिए, हमने जब भी सियासत की, ज़ात, बरादरी और मज़हब की सियासत नहीं की। हमने हमेशा सियासत जो की वो हमने की लोगों की बेहतरी, लोगों के फैलाव बहबूद की सियासत, लोगों को इकट्ठे रखने की सियासत। हमारी सियासत की बुनियाद जो रही है वो है
कि इंसान की कदर करना और इंसानियत के दायरे में लोगों की मदद करना। हम उसी तरह चलेंगे। नीयत हमारी साफ़ है, परमात्मा हमारे साथ है। मैं एक हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने पे गर्व है, लेकिन मैंने हमेशा इस्लाम की भी इज़्ज़त की, मैंने हमेशा सिखिज़म की भी इज़्ज़त की, मैंने हमेशा क्रिश्चियनिटी की भी इज़्ज़त की। मेरा धर्म मुझे मुबारक है, मैं अपने धर्म को बिल्कुल आज़ादाना तरीके से निभाऊंगा और दूसरा शख्स अपना न करेगा, लेकिन हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है। हमें एक दूसरे के साथ ये वो रिश्ते बनाने हैं जिससे कि जम्मू कश्मीर मजबूत हो और हम उन ताकतों को शिकस्त दें जो बैरूनी ताकतें, पाकिस्तान या और ताकतें जो जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो जम्मू कश्मीर के उस इरादे को, जिस इरादे की बुनियाद 1947 में रखी गई, जो इरादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने मजबूत किया, उस इरादे को कमज़ोर ना करते हुए हम जम्मू कश्मीर को मजबूत करें, जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरियां, जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी, इनकी डेवलपमेंट का करें। उस तरफ हम ध्यान नहीं देते। हम में से कुछ लोग ऐसा है कि वो सियासी घेरे बनाते हैं जिससे कि लोगों को डिवाइड करके वो अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। वो वक्त ख़त्म हो गया। हम लोगों तक पहुंचेंगे। लोग समझते हैं कि कौन सा रास्ता जो है वो तरक्की का रास्ता है, कौन सा रास्ता जो है बेहतरी का रास्ता है। देश को मजबूत करना है, जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, और जब देश को मजबूत करना है और जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, उसमें जम्मू कश्मीर के हर हिस्से को, हर शख्स को, हर इलाके के इंसान को, हर ज़ुबान के बोलने वाले इंसान को मजबूत करना है। और वो भारत की मजबूती होगी, और भारत मजबूत होगा, जम्मू कश्मीर मजबूत होगा। ये हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन जम्मू संभाग को भी उसका पूरा हक मिलना चाहिए। साहब, अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो जम्मू में बहुत सारे लीडर हुए। पंडित त्रिलोचन दत्त हुए, पंडित प्रेमनाथ डोगरा बहुत बड़े लीडर हुए, उसके अलावा और भी कई लीडर हुए। लेकिन इन तमाम लीडरों को लेकर, पंडित प्रेमनाथ डोगरा को छोड़कर बाकी जितने भी लीडर हुए, इन तमाम लीडरों को लेकर इनकी छवि ये थी कि ये जम्मू के लीडर तो हैं, लेकिन डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के लोग इन्हें अपना लीडर या हुक्मरान नहीं मानते। उसके मुकाबले में कश्मीर से अगर कोई भी लीडरशिप आई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए, कल सजाद गनी लोन आ जाएँ, या कल कोई और मुजफ्फर हुसैन बेग आ जाएं, तो उसे ये सारे का सारा रीजन जो है अपना लीडर मानता है। क्या आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जम्मू रीजन में कोई भी लीडरशिप अगर उभरी, उसने कभी भी कोशिश नहीं की कि लीडरशिप इन इलाकों को भी दें, इनका कॉन्फिडेंस भी जीतें, और इनका कॉन्फिडेंस जीत कर तभी जाकर एक यूनाइटेड और यूनिफाइड जम्मू हो सकता है? क्या इस बात को मानेंगे और क्या इस खला को पुर करने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं एक बहुत छोटा सा शख्स हूं। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम लिए। मैं एक छोटा सा अदना सा वर्कर हूं भाजपा का, और एक अदना सा पॉलिटिकल वर्कर हूं। मेरा कोई 22-23 साल का सियासी करियर है जो आपके सामने है, और मैं बड़ा एक पॉलिटिकल छोटा सा एक वर्कर हूं जो लोगों के बीच में रहता हूं। ये जो आपने कहा, उसमें बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं। आपने पॉलिटिकल पावर जो है वो रखी ही एक सेगमेंट के पास है। तो हर आदमी जम्मू कश्मीर का सोचता है कि कश्मीर के एक पर्टिकुलर वर्ग को ही पावर मिलेगी, और ये पावर जो है, ये चूंकि पावर का लॉपसाइडेड इसका था, इसलिए अगर इक्विटेबल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हर इलाके से लोग होंगे। आज तक ये समझा गया कि चीफ मिनिस्टर जब बनेगा वो कश्मीर से बनेगा, और बनेगा तो कश्मीरी मुस्लिम बनेगा। मुझे कश्मीरी मुस्लिम से बहुत प्यार है, आपको मालूम है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब अगर आने वाले वक्त में ऐसा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बनती है जिसमें कि गुज्जर भी बन सकता है, पहाड़ी भी बन सकता है, जम्मू का हिंदू भी बन सकता है, कश्मीरी मुस्लिम भी बन सकता है, शिया भी बन सकता है, तो फिर आप देखेंगे हर जगह जो लोग हैं वो अपने आप को अपने लेवल ऊंचा करेंगे और बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब राजौरी पुंछ वाला जो है वो, अगर आप ये कहें कि नहीं जी वो बिल्कुल अलाइन हो गया है कि एक तरफ या दूसरी तरफ, ऐसी बात नहीं है। राजौरी पुंछ के अपने मसले हैं, डोडा के, आप खुद डोडा के रहने वाले हैं, आपको मालूम है वहाँ अपने मसले हैं। वहाँ का अगर आप राजौरी पुंछ का कल्चर भी देखें, वो एक अपना कल्चर है, डोडा का कल्चर अपना है, कुपवाड़ा, बांडी। मेरा सवाल ये था कि क्या वजह है जम्मू में जो भी लीडर आया उसने कभी भी अपने आप को इन इलाकों का लीडर तस्लीम करवाने की कोई खातिर का कोशिश नहीं की? या आप ये कहेंगे कि जो वैली बेस्ड लीडरशिप रही, उस लीडरशिप ने जम्मू में एक लीडर को बड़ा ताकतवर बनाया,
उस लीडर को रखा, लेकिन उसको भी कभी मौका नहीं दिया कि मान लीजिए अब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप प्रोविंशियल प्रधान के तौर पर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है जब 2009 की दहाई में आपकी हुकूमत बनने वाली थी तो हम देवेंद्र सिंह राणा को वित्त मंत्री के तौर पर देख रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा मीडिया सब आपको उस तरीके से देख रहे थे, लेकिन फिर जब बंटवारा हुआ तो वहाँ कुछ और देखने को मिला। तो क्या इस बात को आप मानेंगे कि जिस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आप आज कर रहे हैं, जम्मू आज कर रहा है, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इसीलिए नहीं हो पाई कि देवेंद्र सिंह राणा हो या कोई दूसरा बड़ा लीडर रहा हो, उस लीडर को उतना बड़ा बनने ही नहीं दिया गया जितना बड़ा वो बन सकता। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं था और अमित शाह साहब जैसा होम मिनिस्टर नहीं था। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अब होगी हर एक वर्ग को जो जम्मू। खुद ये महसूस करते थे राणा? ये मैंने महसूस नहीं करता, तो आप जानते हैं कि मैंने पार्टी के अंदर रह के भी पिछले कुछ सालों से हमेशा जम्मू की बात उठाई। और आपने 2009 का जिक्र किया, जब मैं 2 साल पॉलिटिकल एडवाइज़र रह के रिज़ाइन करके मैं जब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के लिए मैंने खुद ऑप्ट किया, आपको मालूम है, आप मुझे मिले भी थे उस वक्त और मैंने कहा था कि मैं ऑप्ट कर रहा हूँ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का। आपको याद होगा वो कन्वर्सेशन जो हमने हुई, मैंने खुद ऑप्ट किया। उस वक्त भी मेरा यही मानना था कि जम्मू की आवाज़ होनी चाहिए। और जब मैंने पहली बार शेर कश्मीर भवन में तकरीर की जिसमें सब लोग थे और कश्मीर के भी लीडर थे, मैंने कहा कि जम्मू की आवाज़ जो है जम्मू से निकलेगी और जम्मू का फैसला जम्मू से होगा। जम्मू का फैसला जो है, जम्मू संभाग का फैसला जम्मू में होगा, जम्मू संभाग का फैसला कश्मीर में नहीं होगा। और हमने लगातार मुसलसल तौर पे जम्मू को एक अपनी मकाम दिलाने के लिए असर्ट किया और हमेशा असर्ट किया। हाँ, एक स्टेज आ गई जब मुझे लगा कि कुछ विरोधाभास इस लेवल तक बढ़ गया है कि अब कहीं ना कहीं लोग मुझे शक की नज़र से देखना शुरू हो गए कि राणा साहब जो हैं वो अब जो भी कहने लगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, शक की नज़र से देखने लगे, जबकि हमने बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी से काम किया वहाँ पे भी। लेकिन जम्मू की आवाज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और जब मैंने जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया, मैंने सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट की कि वो मदद करें। केवल भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व था जो उसको पॉजिटिवली देख रहा था और उस पर बिल्डअप करने के लिए इनकरेज कर रहा था। इसलिए ये फ़ैसला लेना पड़ा और ये फ़ैसला जो मैंने लिया है, मैं ये समझता हूँ ये मैंने जम्मू के हक़ के लिए, और क्योंकि मेरा यकीन है कि जो नेतृत्व इस वक्त केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना सुदृढ़ है और इतना मजबूत है, और जो भाजपा ही एक ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर के हर इलाके और हर बशर के साथ इंसाफ कर सकती है और करेगी, ये मेरा यकीन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सवाल आपने पूछा कि फ़लाँ जगह एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, फ़लाँ जगह एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, आप अभी बाहर देख लीजिए कश्मीर से कितने साथी मेरे पास यहाँ आके बैठे हैं जो भाजपा के साथ हैं। यहाँ डीडीसी मेंबर अभी बैठी हुई हैं, आपने देखा काकपुरा की बैठी हैं, और लोग बैठे हैं। कश्मीर से कितने साथी इस वक्त भी आए हुए हैं, अनंतनाग पुलवामा से। लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने जो ग्रोथ स्टोरी अनलीश की है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। लेकिन कुछ नेता हैं जो अपने कंट्रोल को बाहर से ना निकल जाए सिचुएशन, वो हर वक्त हर सिचुएशन को एक ट्विस्ट देना चाहते हैं और उसको एक ऐसा बनाना चाहते हैं, एक अब मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि वो चाहते हैं कि उसको एक नैरेटिव ऐसा सेट किया जाए ताकि कन्फ्यूजन और क्योस बना रहे, और उस कन्फ्यूजन एंड क्योस के वो भी जिम्मेवार हैं। मैंने आपको याद होगा कई बार ये कहा कि जो पिछले 70 साल में हुआ उसमें सभी लोगों ने अपनी काली स्याही है उनके मुंह पे, कोई आदमी नहीं है चाहे वो किसी भी पार्टी। और ये बात मैंने आज नहीं कही, मेरे पास रिकॉर्ड है, जब मैंने पिछले 4 साल पहले ये बात कही थी कि हर आदमी जो पॉलिटिकल स्फीयर में रहा जम्मू कश्मीर के पिछले, मैंने कहा मैं आज भी ये मानता हूँ। आज कोई कहे कि नहीं जी हमने तो सब कुछ ठीक किया और ये चीज़ गलत हो रही है, गलत है। आज जो भी है उसकी जिम्मेवारी हर एक आदमी को लेनी चाहिए जो पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ जुड़ा रहा 1947 से आज तक, क्योंकि जो आज हालात बने हैं उसमें ये कोई नहीं कह सकता वो जिम्मेवार है तो मैं जिम्मेवार। सर मुझे एक चीज़ और बताएं, आपकी पार्टी ने भी एक सियासत बड़ी कमाल की मैंने बचपन से उस सियासत को
देखा है कि स्टेज सजता था तो स्टेज के ऊपर सबसे पहले जो भी आपका लीडर रहा है वहाँ से सबसे पहले वो कुरान की तिलावत से बात शुरू होती थी, और जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा बहुत आपको नज़र में आता था कि ये लीडर किस पॉलिटिकल पार्टी से है। देवेंद्र सिंह राणा ने तिलक लगाना शुरू कर दिया और लोगों ने, मुझे याद है 2011-12 में भी आपको ये कि ये आरएसएस का आदमी है। मुझे आपसे ये समझना है कि मज़हब का इस्तेमाल जिस पार्टी से आप आए हैं उसने भी बेदरेग मज़हब का इस्तेमाल किया है। सब्ज़ रुमाल, पाकिस्तानी नमक, ये सब जम्मू कश्मीर के, बदकिस्मती से कश्मीर के डिस्कोर्स का हिस्सा रही हैं। अब जब ये पलटा है थोड़ा सा सिलसिला कि तिलक लगाना जो है अब ट्रेंडिंग हो गया है, एक वक्त में नहीं था, और उसके अलावा अन्य भगवा पहनना भी ट्रेंडिंग हो गया है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इसको लेकर देवेंद्र सिंह राणा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ते हैं तो फ़ौरन आपके जम्मू को ये कहना कि ये फ़िरका परस्ती है, ये फ़िरका परस्तों का टोला इकट्ठा हो गया है, अब यहाँ पर ये जो है मुसलमानों को दबाने का काम करेंगे, और ये आपके ही लीडरों ने ये सब बातें कही, इसको कैसे देखें? 2.25 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के मैं जम्मू डिक्लेरेशन की बात कर रहा था। अगर वो उस वक्त ये कम्युनल नहीं था तो आज कम्युनल कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब मैं समझता हूँ उन्हीं से लिया जाए जो ये कह रहे हैं कि कम्युनल हो गया। और जिस जम्मू डिक्लेरेशन की बात मैं वहाँ बैठ के कर रहा था और जिस पे विरोधाभास भी हुआ और मैं उस विरोधाभास से लड़ा भी, और बड़ी मजबूती से लड़ा, और वो वहाँ पे जब था तो किसी ने नहीं कहा कम्युनल, और आज ये कम्युनल हो गया। तो मैं ये बताता हूँ कि ये एक मानसिकता की बात है, कोई ऐसी कम्युनल बात नहीं है। देवेंद्र राणा जो है वही देवेंद्र राणा है जो 1.5 साल पहले था, जो आज है। देवेंद्र राणा तो नहीं बदला ना, मैं बदला तो नहीं, मतलब तो बात भी वही है, डीएनए भी वही है, और हमारे बीच में, हमारे अंदर जो है वो हमेशा। अब 2011 में अगर मैं तिलक लगाता था, आपने कहा कि लोग आरएसएस का कहते थे, मैं 2011 में तिलक लगाता था, अगर तो हिंदू हूँ था, वहाँ भी था, यहाँ पे भी हूँ, और उस बात पे मुझे गर्व है। लेकिन हाँ, मैं हिंदू हूँ जो मुसलमान की भी इज्जत करता है, जो सिख की भी इज्जत करता है, जो ईसाई की भी इज्जत करता है, दिल से करता है। इंसान को इंसान के तराजू में तोलता हूँ, ना कि उसके मज़हब के नाम पे तोलता हूँ, या उसकी ज़ुबान पे, या उसकी ज़ात पे, या उसकी बरादरी पे, और उसी के लिए लगा रहूँगा। और लोक सेवा में यकीन रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि लोगों की सेवा करनी चाहिए। इंसान जो भी सियासत में है वो पॉलिटिकली एक तुच्छ सा व्यक्ति है, और मैं ये समझता हूँ कि भाजपा एक जमात है, मेरा ये मानना है। लेकिन आपके पास वक्त भी कम है, एक मैं थोड़ा सा भाजपा एक ऐसी जमात है जो, मेरा ये मानना है कि जो सुदृढ़ नेतृत्व इस वक्त भाजपा का है, मेरा ये मानना है कि भाजपा एक ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर को इस सारे मखमसे से बाहर निकाल के हमें भारत की उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बना के हमें एक मजबूत पिलर पे खड़ा कर सकती है। राणा साहब, आपके इलाके के लोग आप पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि राणा साहब रहने वाले तो डोडा के हैं, डोडा में भी मरमत के रहने वाले हैं, सड़कें अभी तक वहाँ नहीं पहुँची, बड़ा बुरा हाल है उस इलाके का। वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने भी जब चुनाव लड़ना था, इलेक्शन लड़ना था, तो नगरोटा चुना, आप भी अपने इलाके में वापस नहीं आए। तो क्या परेशानी थी आपको, क्यों आप अपने इलाके में वापस नहीं गए? क्या आपको ये लगा कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वोट परसेंटेज को आपने ध्यान में रखा कि मुसलमान कितने, हिंदू कितने, जबकि अगर इलाके में जाएंगे तो दोनों समुदाय जो हैं आपको आज भी एक बड़े लीडर के तौर पर, और आपके बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी अपने इलाके का नेता मानते हैं? मरमत मेरा आबाई गांव है, और उस मिट्टी का हमारे साथ एक बहुत बड़ा रिश्ता है, और हमेशा मरमत में अपना दिल बसता है। कास्तीगढ़ और सराज का इलाका मेरा नानिहाल है, तो डोडा जो है वो उतना ही मेरा है जितना आपका है। और जो जहाँ तक इलेक्शन लड़ने का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में आप उस तरफ गए ही नहीं। लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाँ के लीडर खालिद नजीब सोहरावर्दी और बाकी बड़े लीडरों के चक्कर में आप कभी गए नहीं, आपने कहा छेड़ना ही नहीं इनके साथ, करने दो जो कर। तो अब तो वो चक्कर नहीं है, हर जगह जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, और लोगों की बात जो है वो उसको पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ जो दर्द है डोडा का, आपको भी दर्द है, मैं भी समझता हूँ कि वो दर्द है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डोडा और उधमपुर के इलाके में जो तरक्की की एक रफ्तार लाई है, मैं समझता हूँ वो बेमिसाल है।
और उस रफ्तार को और मजबूत और तेज़ वो करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और पिछले 7 साल में जो इस तरीके के वहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुई हैं वो आपके भी सामने हैं, और आगे भी भाजपा की ये कोशिश रही है, जैसे मैंने कहा, और आगे भी रहेगी। भाजपा की सोच है, भाजपा के नेतृत्व की सोच है कि हमेशा हर जगह हर वर्ग को, हर इलाके की यकसा तरक्की, और आप देख लीजिए कि तरक्की की एक नई लहर इस वक्त डोडा में है, और उसको एक जगह तक पहुंचाने की कोशिश की। आखिर में नाज़र साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बड़े करीबी दोस्त डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का आपके परिवार के साथ पारिवारिक संबंध आज के नहीं, बहुत पुराने हैं। जब आपने बीजेपी में जाने का फ़ैसला किया, पहले तो ये मुश्किल फ़ैसला कितना था, उसके बाद क्या उसके बाद आपकी उमर अब्दुल्ला से दोबारा कभी बात हुई, और दोस्त के नाते आज आप क्या महसूस करते हैं, कितना मुश्किल है आपके लिए आज ये वक्त कि आप पार्टी में नहीं हैं, और वो जो टेलीफोन कॉल कभी आया करता था और बड़ी मस्ती के साथ बात हुआ करती थी, वो सिलसिला अब ख़त्म है? देखिए, मैं जहाँ तक मेरे रिश्ते हैं डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, मैंने 22-23 साल उस जमात में काटे, और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, और उमर अब्दुल्ला साहब की भी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाँ, एक वक्त आया सियासत में एक दिशा बदलने की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने ये समझा कि सियासत के हम उस मोड़ पे हैं। आज जम्मू कश्मीर एक दोराह पे खड़ा है, और जहाँ एक ज़रूरत है कि एक दिशा बदली जाए। दिशा बदल कर अगर जम्मू कश्मीर मजबूत होता है, जम्मू मजबूत होता है, तो उसके लिए दिशा बदलनी। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं उन दोनों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि मैंने उनके साथ एक वक्त गुजारा। जो हुआ वो पार्टी के अंदर की बात है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन दोस्ती कहते हैं दो तरफा होती है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जाहिर सी बात है, मुझे 5 अगस्त 2019 के बाद की सारी तस्वीरें याद हैं कि बड़ा मुश्किल था नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करना, और बड़ा मुश्किल था बैलेंस तरीके से बात करना। आपने बड़े बैलेंस तरीके से बात की, मीडिया को संबोधित किया, सब कुछ किया, और उससे पहले भी बिजनेस हो, बाकी चीज़ें हो, हर एक परेशानी आपने झेली, और पार्टी के साथ आप मजबूती के साथ खड़े रहे, और पार्टी को आपने नीचे जम्मू संभाग में कम से कम नीचे आने नहीं दिया। तो ये समझना चाहूँगा, जब आपने छोड़ा, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हुई। देखिए, मैं फिर आपसे यही दोहराऊंगा जुनेद साहब, कि जहाँ तक उमर साहब और फ़ारूक साहब का ताल्लुक़ है, चूँकि मैंने एक बड़ा लंबा अरसा उनके साथ गुजारा है, और मैं उस रिश्ते के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक सियासी घर में भी कई बार सियासी रास्ते अलग हो जाते हैं। वक्त आ गया, सियासत का एक मोड़ था, दिशा बदलनी पड़ी। मेरी ये सोच थी कि जम्मू संभाग को मजबूत करना है, मैंने एक ठान ली थी, और उस रास्ते पे मैं निकल चुका था। उस रास्ते पे आपको मालूम है पिछले 2.5-3 साल में मैंने काफ़ी रास्ता कवर किया था। अब उसमें रुकने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और मैं रुक नहीं सकता था। इस पॉलिटिकल नैरेटिव एक्सेप्ट करने में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला को या उमर अब्दुल्ला को क्या दिक्कत थी? आप जिस पॉलिटिकल नैरेटिव की बात कर रहे हैं, ये वही ज़मीन है जिन्होंने डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। जुनेद हाशमी, आप ये जानना चाहते हैं क्या हुआ? वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो हुआ वो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को मालूम है और मुझे मालूम है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा। जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर एक बात इन्होंने ये कही है कि जम्मू डिक्लेरेशन जम्मू संभाग के सभी लोगों का डिक्लेरेशन है, किसी एक वर्ग, किसी एक जात, किसी एक धर्म का डिक्लेरेशन नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने वही कही जो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि जब आप देवेंद्र सिंह राणा की बात करेंगे तो वो बात मेरे और उनके बीच में, और इनका जवाब भी वही कि जो बात मेरे और उनके बीच में, बस वो मेरे और उन तक ही महदूद रहे, उससे आगे मुझे इस पर कुछ भी नहीं कहना है। उम्मीद और तवक्का ये कि आने वाले कल में जिस जम्मू नैरेटिव की बात ये कर रहे हैं, जिस पॉलिटिकल नैरेटिव की ये बात कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल नैरेटिव की उन इलाकों में भी एक्सेप्टेबिलिटी बने जिन इलाकों में आज तक इस तरह के किसी नैरेटिव को ना किसी ने ले जाने की कोशिश की, और ना ही कोई ऐसा नैरेटिव उन इलाकों तक कभी पहुंचा। नैरेटिव था तो वो सिर्फ कश्मीर बेस्ड नैरेटिव था। अब ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, इन सब चीज़ों के बाद एक नया नैरेटिव जो जुनेद साहब, जाते जाते आपसे कहूँ, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू के लोगों ने इसका गठन किया।
जम्मू कश्मीर हमारा है। डोगरा फोर्सेस तिब्बत तक गई, और जब मैं डोगरा फोर्सेस कहता हूँ वो ये नहीं कि डोगरी स्पीकिंग, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पहाड़ी भी थे, सारे लोग थे। वो तिब्बत तक पहुंची जनरल जोरावर सिंह के नेतृत्व में, और वहाँ तक इन्होंने दिया। और अगर आज जम्मू ये कह रहा है कि मैं एक नैरेटिव बनाना चाहता हूं, जम्मू संभाग कहता है जम्मू कश्मीर, उसमें किसी को क्या एतराज़ हो? मेरे नैरेटिव को रिजेक्ट कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपने तो कश्मीर से नैरेटिव दिए, इतने नैरेटिव दिए, तो वो जम्मू कश्मीर का आपने कहा यही नैरेटिव है जम्मू कश्मीर का। अगर जम्मू संभाग जम्मू से एक नैरेटिव देना चाहता है, और वो एक नैरेटिव जो है, वो नैरेटिव समझते हैं हम कि वो नैरेटिव जम्मू कश्मीर का भला कर सकता है, और वो भारत को मजबूत कर सकता है, जम्मू कश्मीर को मजबूत कर सकता है, तो मुझे समझ नहीं आती कि उस पर एतराज़ क्यों। ये बड़ी मतलब, डू आई नॉट हैव अ राइट टू हैव अ नैरेटिव फॉर माई जम्मू एंड कश्मीर? या ये राइट जो है एक्सक्लूसिवली एक ही संभाग के पास है? ओनली कश्मीर कैन हैव अ नैरेटिव ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कैन नॉट हैव अ नैरेटिव ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू हैज द एबिलिटी, जम्मू में इतनी काबिलियत है जम्मू सूबा में कि वो एक नैरेटिव बनाएगा, जम्मू का नैरेटिव होगा, और जम्मू का नैरेटिव ज़रूर होगा, और ज़रूर वो नैरेटिव जो हम लाएंगे सामने, कोई एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे वो अलग बात है। आपने तो 15 नैरेटिव दिए, लेकिन कोई लिखा तो नहीं है ना पट्टा कि नहीं साहब जो भी जम्मू कश्मीर का नैरेटिव होगा वो कश्मीर से ही आएगा। जम्मू से जब नैरेटिव आएगा, नहीं नहीं ये तो है ही नहीं, वो कैसे हो सकता है? वो क्या है? और मैं आप फिरका परस्ती की बात करते हैं, तो फिरका परस्ती कौन सी हुई? ये हुई या वो हुई? ये फैसला आप करें, आपके दर्शक करें। और आप कहते हैं कि भैया तुम जब बात करो तो तुम फिरका परस्त हो, जब कश्मीर से कोई बात करे तो वो फिरका परस्त नहीं है। जब मैं जम्मू से बात करूं तो आप कहो कि नहीं साहब ये तो एक जगह की बात है, जब वहां से बात हो तो आप कहते हैं नहीं ये पूरे जम्मू कश्मीर की है। अच्छा, मैं बात करूं तो वो इंक्लूसिव नहीं है, जब वो बात करें तो वो इंक्लूसिव है, चाहे वो एक्सक्लूसिव बात कर रहे हो। तो ये बड़ी एक डाइकोटमी है, ये मेरी समझ से बाहर है। जम्मू संभाग को भी हक है अपने हक की बात करने की, और जम्मू संभाग का जम्मू कश्मीर है। कश्मीर मेरा भी है जितना कश्मीरी का है, जम्मू कश्मीर मेरा भी है जितना कश्मीरी का है। तो मैं कश्मीरी को भी अपने साथ मोहब्बत करता हूँ, मैं कश्मीरी के साथ भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये मेरा भी तो घर है, ये मेरा भी तो जम्मू है, कश्मीर है। तो क्या मैं अपने घर के बारे में ये नहीं फैसला कर सकता कि इसको कौन से पर्दे लगाने हैं, कौन सा रंग करना है? सिर्फ आप ही फैसला करें? रह तो हम इकट्ठे रहे हैं ना। और अगर आप चाहते हैं कि हम इकट्ठे रह रहे हैं, और आप जानते हैं कि हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो मेरा भी तो इस घर पे हक है जितना मेरे कश्मीरी भाई का है। दोनों मिलके क्यों ना इस घर को इतना खूबसूरत बनाएं कि ये घर जो है इतना चमके, इतना खूबसूरत हो कि भारत को नाज हो इस घर पे, और ये घर जो हो आपका भी हो, मेरा भी हो, साझा घर हो, जिसमें मेरी भी आवाज़ हो, आपकी भी आवाज़ हो। ये कैसे हो सकता है? घर हम दोनों का, लेकिन आवाज़ एक ही चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी। और आम आदमी इसमें नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। कश्मीर का आम आदमी है, जम्मू का आम आदमी, आपस में कोई उसको इख्तिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं इकट्ठे रहना, वो चाहते हैं देश को मजबूत करना, वो चाहते हैं देश के साथ। कुछ नेतागण हैं जो चाहते हैं कि इसको अपनी रोटियां सेकने के लिए उसको घुमाएं, वो घुमाना नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा का क्या कहना है।